नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑर्डिनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आई कैन सी द नंबर, हाँ, नाउ नाउ आई कैन सी वी आर लाइव। और हमारे साथ हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट डॉक्टर अविनाश सिंह जी। डॉक्टर अविनाश सिंह जी इज एन आईआईटीएन, इज अ डेटा साइंटिस्ट। इनका अपना यूट्यूब चैनल है की नमस्कार फैक्ट्स। गायत्री बहन, आपको और आपके दर्शकों को। जी। और इनका जो की फैक्ट चैनल है उसको भी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा काम कर रहे हैं और आज बड़ी खुशी की बात है, आज इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। फिर से वापस वही कोलिजियम सिस्टम पे आते हैं। आज के टॉपिक पर मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा रास्ता निकाला है विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑब्वियसली इट्स नॉट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, बट इसने पहली बार झटका दिया है, एक बहुत बड़ा झटका दिया है पूरे के पूरे जुडिशरी को और कॉलेजियम सिस्टम को। बिकॉज दिस वाज देयर बट ये कोई यूज नहीं करता था, राइट उसके उसको पैरेललिज्म जो हम बोलते हैं, एनालॉगी जो हम बोलते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगी। बट अविनाश जी, क्या हुआ, हम वहां से शुरू करते हैं जी। देखिए, इसके पहले तो कॉलेजियम पे बहुत सारी बातें कहीं सुनी गई हैं, उस पे तो बहुत कुछ कहना नहीं है, या आगे बताऊंगा उस पे क्या क्या बातें हैं। देखिए, अब तक क्या होता था कि 5 जजों का कॉलेजियम था। वो जजों की नियुक्ति का कागज जो होता था, उनकी जो लिस्ट होती थी, वो देश की केंद्र सरकार को भेजता था। केंद्र सरकार उस लिस्ट को लेती थी और आईबी की रिपोर्ट लगा देती थी। आईबी की रिपोर्ट में मतलब इस पे कोई करप्शन का चार्जेस तो नहीं है, कोई इस पे इलीगल एक्टिविटीज कोई फ्रेम तो नहीं है, क्योंकि सीनियर मोस्ट वकीलों को जज बनाने की परंपरा रही है। और जो लॉ कहता है, नियम कहता है कि 45 साल या उससे ऊपर का जो भी व्यक्ति हो वो जज बन सकता है, 10 साल में 10 साल उसके कोर्ट में प्रैक्टिस हो। देखिए, एजुकेशन पे भी इसमें बहुत सारा सवाल है, और इसके सिस्टम पे भी बहुत सारा सवाल है, जिसको हम लोगों ने बार बार उठाया भी है। तो ये तरीका था कि कॉलेजियम ने भेज दिया केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने आईबी की रिपोर्ट लगाई। जो आईबी की रिपोर्ट आती थी कि भाई इस व्यक्ति को, मतलब ABCDEF, मान लीजिए 5 लोगों का लिस्ट आया कि इन लोगों को हम फला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना चाहते हैं, केंद्र सरकार इस पे आईबी की रिपोर्ट लगा दे। ठीक है, वो आईबी के पास चला जाता था, आईबी उनकी जांच पड़ताल कर लेती थी, उनके लोकल थाने से उनके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, सब तरीके की चीजें, और रिपोर्ट लगा के दे देती थी। वो जज नियुक्त हो जाते थे, उसमें और कुछ नहीं कर सकती थी केंद्र सरकार। और एक घोषित या अघोषित तरीके से एक नियम था कि 4 सप्ताह में आपको देना है, मतलब 1 महीने में ये रिपोर्ट लगा करके देनी है। केंद्र सरकार ने क्या किया, कर रही है पिछले कुछ समय से, कि केंद्र सरकार इनको रिपोर्ट्स लगा करके जो दे रही है, और जिसको केंद्र सरकार कह रही है कि ये गलत है, ये लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में हैं, इनका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स है और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे वकील, या ये कहिए कि सारे ही वकील देश के लगभग, आप 99% वकीलों को कह सकते हैं, चाहे सब जुडिशरी हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे बड़े बड़े वकील हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सतीश चंद्र मिश्रा भी एक बड़े वकील रहे हैं, चाहे बसपा हो, सब में जुड़े हुए हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बची हुई नहीं है। तो अब वो जज किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, या किसी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी को लेकर के उसका कोई एक अलग ही मोनोलॉग है, उस तरीके की चीजें हैं, तो उस पर रिपोर्ट लगा कर दे दी। ये लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, फिर से जांच करो। या भाई, आईबी क्या फिर से जांच करेगी? कोई सीबीआई है, कोई मर्डर का केस है जिसपे जांच करेगी, एविडेंस जुटाएगी? उसने लगा के दे दिया रिपोर्ट। तो बार बार जा रही थी और बार बार ये लोग कह रहे कि नहीं इसको रखो, तो उसमें कुछ सारे वकीलों ने अपना नाम वापस भी ले लिया। होता क्या है कि ये लोग, एक पोर्टल है, उस पर वो नाम लिस्ट कर देते हैं कि ये नाम हमने वकील जज बनने के लिए वकीलों का केंद्र सरकार के पास भेजा है। ठीक है, कंसल्ट ले लेते हैं वकीलों से कि भैया हम आपको जज बना रहे हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो कह देते हैं ठीक, हमको प्रॉब्लम नहीं, तो उसके आधार पर काम हो रहा है। पहली बार 1993 से, जब से कॉलेजियम सिस्टम लागू है इस देश में, पहली बार केंद्र सरकार ने अपने तरफ से सीनियर मोस्ट वकीलों के नाम भेजे हैं कि भैया ये 10 वकीलों के नाम पकड़िए और बताइए कि ये जज बनने लायक हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इनकी आईबी की रिपोर्ट रिपोर्ट सब ठीक है, सारी चीज ठीक है, हमने जांच कर लिया है, आईबी की रिपोर्ट ये रही, इनका नाम ये रहा, ये क्यों नहीं जज बन सकते हैं? जो काम कॉलेजियम करता था वही काम सरकार ने करके दे दिया उनको। अब इसमें कोर्ट फंस गया, सुप्रीम कोर्ट। और कॉलेजियम तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ नियम है, इस बात को समझिएगा। लेकिन भारत सरकार ने जो भेजा है वो आईपीसी की धारा 124(2) के तहत भेजा है।
जो 1993 से पहले का सिस्टम था, कोलेजियम से पहले का जो सिस्टम था, उसके तहत भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इसको तो कह नहीं सकता कि ये लॉ नहीं है, लॉफुल नहीं है, चीजें नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे बिल आ गया, कह रहे भैया ये तो हमारे राज्य राजवाड़े में दखल अंदाजी है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानती हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कर सकती। आपको माननीय जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, ये सब लगाने की जरूरत ही पड़ती है। वो भी ह्यूमन है, वो भी भारत के उसी संविधान से बंधे हुए लोग हैं। हालांकि संविधान उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, आप जान ही रही हैं किस तरीके की माइंडसेट है। ठीक है, उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उनके फैसलों को चैलेंज भी कर सकता है तो उनके कंसेंट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मतलब आप किसी के जज की मंशा पे सवाल नहीं उठा सकते। यह एक तरीके से, आप किसी जज के मंशा पे अगर सवाल उठाते हैं तो ये एक तरीके से कोर्ट की अवमानना हो गई, जज की अवमानना हो गई, और उसके तहत वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके आपको कोर्ट में भी बुला सकता है, और उस पर क्या सजा दे सकता है वो कोर्ट ही जानता है। हो सकता है प्रशांत भूषण की तरफ 1 रुपए की भी सजा दे दे, ठीक है, प्रशांत भूषण को कोर्ट ने 1 रुपए की सजा दी थी। या ठीक है, वसीम हो सकता है वसीम कि रिजवी की हाँ, तरह 1 लाख की भी सजा दे दे। हाँ, दोनों ही। 1 लाख की सजा दे दे, या अविनाश को बुला ले किसी दिन, क्योंकि अविनाश सिंह, मैं माई सेल्फ डॉक्टर अविनाश, और मैं दुनिया भर के चैनल पे इस तरीके की बातें कर रहा हूं, तो किसी दिन मुझको बुलाए और कह दे कि तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं बेटा, तुम किडनी दे दो, ठीक है ना, किडनी हम मांग सकते हैं इस पे, ऐसा भी कर सकती कोर्ट। क्योंकि कोर्ट को लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वह इस देश में सिर्फ उसके पास है, उसकी आजादी है, क्योंकि उस पर क्या टिप्पणी कर सकती है, लेकिन दूसरे की आजादी नहीं है। देखिए कितना कहा, कैसे कोर्ट ने कहा इस बात को, देखिए देश के नागरिकों को इस बात को समझने की जरूरत है कि इस देश में जो भी काउंटिंग में 140 करोड़ हो, 42 करोड़ हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश के राष्ट्रपति हो, इस देश के कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पद पे हो, कानून है सबके लिए और सब कानून के दायरे में आते हैं। यह बात आप समझ लीजिएगा, स्पेशल नागरिक नहीं है। हाँ, आप सिक्योरिटी से लेकर के हो, आप डिफेंस से लेकर के हो, तो वहां पे कुछ सवाल और कुछ जानकारियों को गोपनीय रखा जाता है राष्ट्र सुरक्षा में। जजों की नियुक्ति राष्ट्र सुरक्षा का मामला नहीं है। तो ये लोग कभी नहीं बताते हैं कि कोलेजियम हमारी जो बैठी थी भैया, किस आधार पे इनका नियुक्ति किया गया है, और आरटीआई के दायरे में भी नहीं आते। समझिएगा इस चीज को। सिर्फ देखिए, बहुत आसान होता है कि हम जिसको 5 साल में हटा देते हैं उस पर दिन भर गाली देना, मोदी बेकार था, राहुल गांधी पप्पू है, फलाना खराब है, ढिकाना खराब है, अखिलेश यादव चोर है, वो ईसाइयों के साथ है, वो हिंदुओं के साथ है, आप सब कुछ करिए, ठीक है, लेकिन जहां से प्रभावित होती है पूरी दुनिया, पूरा पूरा भारत, जहां के नियमों से प्रभावित होती है और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद कोई नहीं है, वह कितना लोकतांत्रिक है इसको भी जानना जरूरी है। मुझे हाई कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझको जजों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझको सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी बेटी जज बनना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। मुझको वो तरीका बताइए, वो फॉर्म बताइए, वह प्रोसीजर बताइए जिसके थ्रू वह जज बन सकती है। मेरी बेटी हाई कोर्ट में जज बनना चाहती है, वो एक तरीका बताइए जिसके थ्रू वह जज बन सकती है। मुझको यह तरीका जानना है इस देश की कोर्ट से भी, और मुझको लगता है कि यह तरीका इस पूरे देश के नागरिकों को भी जानने का हक है कि अगर वो बनना चाहते हैं कि जैसे जैसे होता है ना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, या मैं आईएएस बनूं, या मैं इंजीनियर बनूं, या मैं आईएम जाऊं, या मैं एम्स जाऊं, या मैं फॉरेन सर्विसेज में जाऊं, तो सबके लिए एक लीगल प्रोसीजर है ना इस देश में, है कि नहीं है? चपरासी भी बनूं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि मुझको चपरासी बनने का मेरा मन है, तो मैं इस तरीके से जाकर के चपरासी बन जाता हूं। ये एक अलग बात है कि देश में नौकरी कितनी है, नहीं है, सरकार कितनी इस पे है, लेकिन तरीका है ना, मेरे पास एक राइट्स है। मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भरने के बाद मैं पेपर दूंगा, इंटरव्यू अगर उसमें होगा तो उसमें इंटरव्यू दूंगा। मैं उससे भी बड़ी बात करता हूं, कम से कम मेरे पास ये है ना कि मैं घूस ही दे के बन जाऊंगा। मेरे पास है ना तरीका कि मैं फार्म भरूंगा, पेपर दूंगा, घूस दूंगा, और कोई कर्मचारी अधिकारी कुछ भी बन जाऊंगा। मैं एकदम और निचले स्तर पे इस विषय को समझना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या तरीका है? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई बनना नहीं चाहता है तो उसके लिए कौन सा तरीका बचता है? 45 साल उसकी उम्र है, 10 साल की उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद
उसके बाद क्या करेगा वो? या हाई कोर्ट का जज बनना चाहता तो उसके बाद क्या करेगा? समझिए, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, बड़ा अमाउंट है, अभी बहुत बड़ी मात्रा में लोग जज बनते हैं। तो आप इस तरीके का सपना नहीं देख सकते जब तक कोलिजियम सिस्टम है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं पुराने तरीके को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जो 124(2) के तहत है वो भी तरीका ठीक नहीं है, उस तरीके में भी कमियां हैं। लेकिन वो तरीका कम से कम ये तो था कि जिसको पब्लिक ने चुना है उनके द्वारा चुना जा रहा था जज। वो राष्ट्रपति 124(2) के तहत राष्ट्रपति केंद्र सरकार के उस पे और फिर उसको चुनती थी, और उसमें कंसेंट लिया जाता था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट कभी नहीं लिया गया, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट लिया जाता था, लेकिन बाध्य नहीं थी राष्ट्रपति, या जो भी राष्ट्रपति होते थे वो बाध्य नहीं होते थे कि नहीं नहीं आपको मानना ही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यहां तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानना ही है। टू द पीपुल बाय द पीपुल कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस फ्रेज था लोकतंत्र को लेकर के। यहां तो बाय द जज, टू द जज, फॉर द जज, मैं ही जज तू ही जज, फैमिली द जज, रिलेटिव द जज, या तो ये नियम है। और ये सवाल उठ रहा है तो इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट भाग क्यों रही है? अरे मोदी और राहुल गांधी की बात नहीं है, ये इस देश के नागरिकों की बात है। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, अगली बार चुन करके आएंगे कि नहीं आएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा ना। सरकारों को छोड़िए, इसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है, इसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है, इसको कैसे कहा जा सकता है कि ये लीगल मैटर है? कहती जी, किस एंगल से, और किस एंगल से कहा जा सकता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश में? जी। सो अविनाश जी, ये जो उन्होंने नाम ऐड करके भेजा, उसका रिएक्शन क्या आया? मैं वो जानना चाहती हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे परसों इस मामले पे। तो अटॉर्नी जनरल के सामने जस्टिस कौल थे और एक जज और थे, ओक साहब। इन दो लोगों ने कहा कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है कि आप कोलेजियम का नाम भेजने में बहुत लेट कर रहे हैं और सब जुडिशरी को बड़ा नुकसान हो जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारे जज नाम वापस ले रहे हैं लेट लतीफी की वजह से। तो अटॉर्नी जनरल कहा कि मिलावट 104 नाम आपने भेजा है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से रिलेटेड, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से रिलेटेड, वो भी तो कोलेजियम ही करता है। तो 44 नाम मैं 1 हफ्ते के अंदर क्लियर करवा देता हूं आपको, ठीक। ये सब सारी बातें की, 3 फरवरी की डेट पड़ी है, उस पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन जाते जाते एक बात और कहा जज ने, अटॉर्नी जनरल अगली बार आप आएंगे तो कोर्ट में तो मुस्कुराते हुए आएंगे, समझिएगा इस चीज को, मुस्कुराते हुए आएंगे, मतलब कि जो केंद्र सरकार ने भेजा है नाम, आप उनको भी जज बनाएंगे। अब आपकी मजबूरी हो गई, क्योंकि बाय द लॉ वो भी है। एक चीज, दूसरी चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो गायत्री जी समझने वाली चीज है। इस देश में पहली बार किसी लॉ मिनिस्टर ने पब्लिक फोरम पे इसकी चर्चा शुरू की कि कोलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं, कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत भाई भतीजावाद है, बहुत सारी बातें संसद में भी उठाया। फिर इन्हीं कौल साहब की तरफ से बयान आया था कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है, और इस तरीके की चीजें, उस तरीके की चीजें किया। इस पे मतलब तिलमिलाहट, देखिए तिलमिलाहट तो होगी, किसी की सत्ता को आप चुनौती देंगे, किसी की भी सत्ता को आप चुनौती देंगे, घर के में किसी की सत्ता को आप चुनौती देंगे तो तिलमिलाहट होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम, ठीक है, मतलब ये लोग न्याय के फील्ड में अपने आप को मतलब कानून से भी परे मानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप नोएडा की उतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है, और जो इतनी गलत जगह पे थी, ठीक है, उस बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स थी, उसको आप कहते लगाओ बारूद उड़ा दो यार, इसको ये नहीं रहना चाहिए। और वहां रेलवे की जमीन, सरकारी जमीन कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि रातों रात आप इनको हटा नहीं सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अरावली पर जो लोग रह रहे हैं, क्या उनके घर परिवार नहीं है? जो अरावली वाले हजारों फैमिलीज को आपने खाली करने के लिए बोल दिया 2-3 दिन के बिल्कुल, अंदर, और तुम्हारा वहां दुनिया पर भर के एग्जाम्पल है जी। हल्द्वानी में तुमको परिवार याद आ गए? ये डबल स्टैंडर्ड, ये मतलब मैं बोलती हूँ 2 महिला सांप भी जो होगा ना, देख के शर्मा जाएगा इन लोगों को, इस तरीके की इनका जो चाल चलन है। और देखिए, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। देखिए, वो खाली तो करना पड़ेगा, अंत में भले उसके लिए निर्णय आए कि आप हल्द्वानी खाली होगा, जो वो लैंड के लिए कहीं कोई व्यवस्था की जाए,
यही निर्णय आने वाला, खाली तो होगा ही होगा। अब यहां दो बात समझने वाली है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या जो लोग वकील होंगे वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी केस को प्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके की केस को, ठीक है, इस ग्राउंड के केस को, तो हमेशा किसी पुराने केस के जजमेंट का रिफरेंस लगता है। और जो हम लोग जजमेंट पढ़ते हैं ना गायत्री जी, जैसे हम आप जो देखते हैं अक्सर सुप्रीम कोर्ट का कि ये जजमेंट आया है, ये सब सारी चीजें आई हैं, उसमें हम लोग वो 4 लाइन पढ़ते हैं लास्ट के जजमेंट का, लेकिन उसके पहले 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज का जो पूरा जजमेंट होता है, उस जजमेंट में यही सब लिखा रहता है, पूरा रिसर्च बेस्ड जजमेंट होता है। मेहनत में कोई कमी नहीं होती, मैं उस पे मेरा कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि जब रेफरेंस लगा हुआ कि इस तरीके के मामले में फला जज ने, फला कोर्ट ने, फला बेंच ने इस तरीके का निर्णय दिया हुआ था, तो आप उसका रेफरेंसेस यूज करने के बाद भी आप उसमें दूसरी चीजें लगा देते हो, क्योंकि आपको मोदी पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि आपकी तरफ से कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े बड़े वकील पेश होते हैं जो कांग्रेस विचारधारा के हैं, जो कांग्रेस चीजों के बार और बेंच को अपनी इज्जत बचानी है, तो सबसे पहला काम करे कि जितने भी वकील हैं इनका पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं होना चाहिए। ये सांसद रहते हैं तब भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये मंत्री को छोड़ करके कुछ किसी भी पद पे रहे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप ये बताइए कि जब फ्रेम करते होंगे इस केस को, जब इस पे बहस और जिरा करते होंगे, तो आप कैसे इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि उस मानसिकता के साथ नहीं फ्रेम कर सकते होंगे जिस मानसिकता के साथ इस्टेब्लिशमेंट होती है गवर्नमेंट की या अपोजिशन की? क्या कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि का केस लड़ते हुए राम के अस्तित्व को नहीं नकारा? क्या रामेश्वरम का केस एक लड़ते मिनट, हुए? राहुल गांधी ने नहीं किया वेयर इज राम, हु इज राम, ही इज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। आज जनेऊ भी पहुंच रहे हैं, आज मंदिर भी जा रहे हैं, आज हाथ पकड़ के राम राम वो जो देखिए रामलीला होती है उसके कैरेक्टर्स के साथ घूम रहे हैं। गायत्री, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी कम से कम कोर्ट में प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो पॉलिटिकल मैटर है। कपिल सिब्बल या सलमान खुर्शीद के जो बयान है, सलमान खुर्शीद अभी राहुल गांधी को राम बना रहे थे, राहुल गांधी चलिए ठीक है कम से कम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस तो नहीं करता है वो ना, सलमान खुर्शीद प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज भाजपा को गाली दे रहे हैं, रोज मोदी को गाली दे रहे हैं, फासिस्ट बता रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। जब ये किसी केस में अपेयर हो, जैसे आजम खां के केस में वही लोग क्यों अपेयर हुए, समझिएगा इसको। या इस तरीके के जितने भी दुनिया भारत भर में केसेस हैं, यही 5-7 वकील क्यों लड़ते हैं? ममता बनर्जी के सही लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के सही लड़ेंगे, बसपा के सही लड़ेंगे, सीपीएम सीपीआई के केस यही लड़ेंगे। पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली में जो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट होगा उसके केसेस भी यही लड़ेंगे। क्यों भाई? सरकार और विपक्ष में भी आप भूमिका निभाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी भूमिका निभाएंगे एज ए वकील, और उसके बाद चेहरा तो चलता ही है कि फला जज के सामने फला वकील का चेहरा चलेगा, आप वहां पे भी लड़ेंगे, और उसके बाद आप क्या दुहाई देंगे कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, फिर आप कहेंगे कि लॉ ऑफ लैंड है सुप्रीम कोर्ट। एक वर्ड यूज होता है लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड कैसे सुप्रीम कोर्ट भैया? लॉ ऑफ लैंड तो इस देश की संसद है ना, समझिएगा, इस देश की संसद है, जहां लॉ बनता है वो लॉ ऑफ लैंड है। लॉ ऑफ लैंड सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देती है कानून को। सुप्रीम कोर्ट जो अरे कानून ठीक है बनता है उस कानून के अकॉर्डिंग, उस कानून के तहत फैसले देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्टिविज्म पे किया? बहुत सारे कानूनों को हटा देने का पावर जनरेट कर लेती है, बहुत को रिस्ट्रिकेट करने का पावर जनरेट कर लेती है, जबकि जो मूलभूत कानून है उसमें अगर कोई बदलाव है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आप उसको डिनाई कर सकते हैं। आप हर केसेस में इस तरीके का एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप हर तरीके की चीजें में आप पे कोई क्वेश्चन उठा दे तो विपक्ष भी साथ में हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का अरे तो सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आप ये बताइए कि भारत के लोगों को घर मिला कि नहीं, शौचालय मिला कि नहीं, सुरक्षा मिली कि नहीं, राशन मिला कि नहीं, शिक्षा मिली कि नहीं, स्कूल मिला कि नहीं, सारी चीजें मिली कि नहीं, सिलेंडर मिला कि नहीं, सिलेंडर महंगा है सस्ता है, सब सारी चीजें, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना। गाली भी सरकारी सुनती है, ताली भी सरकार सुनती है, और 5 साल बाद बपौती नहीं है, 5 साल बाद फिर पब्लिक के पास जाती कि भैया 5 साल में हम एक काम किए हैं,
इसके बेस पे आप हमको वोट दे दीजिए। जनता को लगता है कि अच्छा काम किया है तो जनता वोट दे देती है, और फिर उनको बोलती है कि जाओ तुम संसद में कानून बनाओ हमारे लिए। जनता का तो आदेश है ना। नरेंद्र मोदी जी डंडा लेकर के थोड़ी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। जी तो बिल्कुल अब सही। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की पॉलिसीज पे एक्टिविज्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है। अभी देखिए, नोटबंदी पे एक्टिविज्म किया, वो बीबी नागरत्ना ने उस पे कहा है नहीं ये लॉ के खिलाफ है, 4 वकील कह रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग है, एक वकील कह रहा है लॉ के खिलाफ है। अब आप कह देंगे कि वकीलों की अभिव्यक्ति की आजादी है, कानून में कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप लोग क्या मजाक बना रही है। हाई कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप एक केस बताइए हाई प्रोफाइल, जो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। तो हाई कोर्ट में आपका कोलेजियम जिन जजों की नियुक्ति कर रहा है, मतलब कि उनका आईक्यू लेवल, उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत बेकार है। यही ना मतलब हुआ कि जो निर्णय दिए वो ठीक नहीं है और आप रोक लगा देते हैं। सोच लीजिए कि हल्द्वानी का मैटर 2008 से चल रहा था गायत्री जी, ठीक है, 2013 में तक गया, फैसला इस पे आया, जांच हुई, फैसला आया, पूरी एक एसआईटी गठित हुई, जांच हुई, फैसला आया, फिर वो फैसला 13 में आ गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट को भेजा कि इस पे फिर से विचार करिए। विचार किया गया, 19 के अंदर तगड़ी बहस चली, 22 आते आते उस पर फैसला आया, फैसला आने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। क्यों भैया, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, 20-25 हजार करोड़ रुपए से अधिक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खर्च हो रहा है हर साल, क्या मतलब है उसका। 25 सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, और सारे जजों की सैलरी मिला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को चलाने का सारा व्यवस्था मिला लीजिए, तो क्या मतलब है। सारे देश के सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट घोषित कर, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दो, सॉरी, पकड़ लेते हैं लोग तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट बोल दिया तो भैया गलती हो गई। हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट जो है, उन सारे हाई कोर्ट्स को आप सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दो। जरूरत ही क्या है हाई कोर्ट का, जब हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं मानना है, सब बात सुप्रीम कोर्ट में ही जानी है, तो बताइए। तो अब इस पे एक कपिल सिब्बल ने एक चीज और कही थी, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। कपिल सिब्बल ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में नहीं रंगने देंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट को लाल रंग में, नीले रंग में, पीले रंग में, काले अरे रंग में, सफेद रंग में भी नहीं रंगने देंगे, हरे रंग में, चाहे जो भी रंग हो। ये सोचिए, इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति, इस देश के बड़े बड़े पदों पर रहा हुआ व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का इतना नामी वकील, ये भाषा यूज कर रहा है? कि हम सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में नहीं रखने देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तुम लोगों को 50-60 जज लोग हैं, वही लोग चलाएंगे क्या हर समय। नहीं, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं एकदम नहीं कहता हूं सरकार नियुक्ति करे, एनजेएसी बहुत बढ़िया बना था गायत्री जी, समझिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सरकार नियुक्त करके अपना कंट्रोल चाहती है, गलत, एकदम नहीं। और एनजेएसी जाकर पढ़िएगा, उसमें विपक्ष का भी एक नेता रहेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे, चीफ जस्टिस भी रहेंगे, और केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधि रहेगा। क्योंकि विपक्ष को भी इस देश की जनता नहीं चुन करके भेजा है, वो बात अलग है कि उनकी मात्रा कम है। तो इसमें गड़बड़ी कहां है गायत्री जी, बताइए। बाई बाई द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, जो भी है उसमें पीपुल तो है ही नहीं, तो फिर लोकतंत्र किस बात का। ये भी तो सोचने और समझने वाली बात है जी। जी, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें नोट करने वाली। ज्ञानी जैल सिंह जी जब थे तो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी एक नया तरकीब निकाला था, तब तक किसी को पता नहीं होता था, पॉकेट वीटो। आपने कोई भी बिल आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम तक कोई बिल साइन करके भेजना है, तो वो क्या करते थे, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, ये मनी बिल में लागू नहीं होता है, मनी बिल के साथ बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बिल उठा के पॉकेट में डाल लिया था। जब सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लॉयर सब बैठे, तो ये हुआ कि भाई ये कौन सा इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। तो पॉकेट बिल क्या था, यहाँ पर भी कुछ वैसे से ही इस्तेमाल किया गया। आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे अविनाश जी? देखिए देखिए, आपको एक 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 एक
कंसर्ट बता, मतलब इस तरीके के दुनिया भर के चीजें हैं। जैसे मनी बिल, आप फाइनेंशियल बिल लेकर के आते हैं तो उस पे तो राज्यसभा का भी नहीं चलता है। पैसे से संबंधित ही बिल ऐसा है जो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में डायरेक्ट टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल है। मतलब उसके लिए लोकसभा ही अपने आप में सक्षम है, और लोकसभा डायरेक्ट जनता चुन करके भेजती है। लोकसभा, प्रधानमंत्री नहीं। मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकसभा उसके लिए जिम्मेदार है, और लोकसभा में मतलब पक्ष विपक्ष सब आते हैं। उनका अपना एक वोटिंग का पैटर्न, उस वोटिंग के तहत उस कानून को पास किया जाता है। ज्ञानी जैल सिंह, चूंकि बहुत लंबा चला जाएगा ज्ञानी जैल सिंह का के बारे में, देश के राष्ट्रपति रहे, बाकी सारी चीजें नहीं। ज्ञानी जैल सिंह बहुत ही डिफरेंट टाइप के व्यक्ति थे। विद्वान आदमी थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, उनकी विद्वता पे कोई शक नहीं था, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा के भी थे। लेकिन कांग्रेस के एक दूसरे धड़े की विचारधारा के साथ, तब कांग्रेस दो विचारधाराओं में बटी हुई थी। एक इंदिरा कांग्रेस थी, जो बाद में, आज के डेट में जो कांग्रेस है वो ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, इस बात समझ लीजिएगा, वो इंदिरा कांग्रेस है। बाद में वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बना, इंदिरा कांग्रेस, ठीक है ना। जब इंदिरा जी मुख्य प्रधानमंत्री देश की बनी तो कांग्रेस दो धड़े में बट गई। तो फिर एक धड़ा अपना काम करता था, फिर बहुत सारी चीजें कही गई। किसी ने उनको दुर्गा कहा, तो किसी ने उनको गूंगी गुड़िया कहा, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। क्योंकि इंदिरा जी का एक दो चीजों पे मैं बहुत सम्मान करता हूँ, गायत्री जी। एक तो महिला होने पे उनका मैं सम्मान करता हूँ, पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री इस देश की हुई। क्योंकि भारत का और अमेरिका का जो डीएनए है ना, ये हमेशा ऐसे लीडर्स को चाहता है जो घोड़ा पे आए, तलवार वलवार भाला वाला लिए, AK-47 लिए हुए, वो सब नहीं सीरियल चलता है, सुपरमैन, फलाना मैन, ढिकाना मैन, उस टाइप का नेता चाहता है। इसलिए देख लिया अमेरिका का 300 साढ़े 300 साल पुराना 300 साल पुराना डेमोक्रेसी आज तक एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाए, ठीक है। और अन्य प्रधानमंत्रियों से आप तुलना करेंगी, और जिस तरीके से एक महिला थी, उनके सामने जितने चैलेंजेस थे एक महिला होने की वजह से, निर्णय होने की वजह से नहीं, वो ठीक है, वो किसी के परिवार की रही हूं, परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसके तौर पे वो एक अच्छे निर्णय उन्होंने बहुत सारे किए देश हित में। और काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी, मैं उसको मानता हूं। मोदी जी भी काम कर रहे हैं तो उनसे भी गलतियां होंगी, तो मैं इस तौर पे उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जिस वापस तरीके आते से हैं अविनाश उन्होंने जी, हम थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे, उधर लाइन पे मैं चले एक चीज जाएंगे। बताता हूं, मैं वापस नहीं, आते हैं टॉपिक पे। मैं उसी बात को बता रहा हूं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस देश के इंस्टीट्यूशंस में वामपंथियों को भरा रूस के दबाव में, वह गलत निर्णय था, और उसका भुगतान आज तक देश कर रहा है। जब उनके अच्छाई की बात होगी तो उनके बुराई की भी बात होगी, ठीक है। तो जी ज्ञानी आप। जैल सिंह का जो तरीका था पॉकेट वाला, उस तरीके को कांग्रेस ने भी यूज किया, उस तरीके को भी भाजपा ने एक दो बिल में यूज किया, ठीक है। वो होता है तरीका यूज करने का, वो लॉ के अकॉर्डिंग भी है, लॉ से अलग नहीं है। लेकिन यहां ज्ञानी जैल सिंह के तरीके की बात नहीं है। यहां आप जब कानून बनाते हैं तो पब्लिक अफेयर और पब्लिक वेलफेयर दोनों को ध्यान में रख करके बनता है। भारत का कानून अमेरिका को ध्यान में रख करके नहीं बनेगा। यहां जो जज साहब लोग कोलिजियम के हैं, उनको लगता है कोई ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री लेके आया तो बहुत विद्वान है, गलत। और सोचिए कि प्रैक्टिस करने के लिए वकीलों को हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, और जज बनने के लिए बस आपके पास LLB सफिशियंट है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको LLM होना जरूरी है, जज बनने के जी लिए LLB होना जरूरी है। जी जी, वापस आते हैं। मैंने ये जो पॉकेट वाली बात की थी वो इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पर एक मैंडेटरी 4 वीक्स पीरियड होता है जिसमें आपको वो जो IB की इंक्वायरी वगैरह होती है वो करके भेज देना होता है। पर जब अभी लास्ट टाइम इन्होंने किया, उसमें इन्होंने गोची की, इन्होंने भेजा ही नहीं। वो 4 वीक का टाइम क्रॉस किया था। दे केप्ट इट बिकॉज दे आर नॉट बाउंड बाय टाइम। देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट बाइंड्स देम कि आपको 4 हफ्ते में ये अप्रूव करके ही भेजना है। जी अविनाश जी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस कानून को और भी समझिएगा। जब इस देश का कानून बन रहा था तो इस जिस समिति में सुप्रीम कोर्ट रखा गया था, उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, ठीक।
और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिक्स के साथ साथ लॉ के भी बड़े विद्वान थे। ठीक है। जब नेहरू जी ने जजों के ऊपर छोड़ दिया कि जज ही जज की नियुक्ति करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया। कहा 5 लोगों के ऊपर आप इस देश के कानून और न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से थोप नहीं सकते हो, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होगी। इस पे बहस हुई कि हम मुंशी वगैरह थे, सारे लोग बहस किए इस पे। तो बाद में फैसला यह हुआ कि नहीं, यह राष्ट्रपति के कंसर्न से, राष्ट्रपति के आज्ञा से, सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न से ऐसे लोग रखे जाएंगे। वो व्यवस्था धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होते होते 1993 तक चली। 1993 के बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट को या इस देश की सरकारों को या लोगों को क्या लगा, या जो लोग उस समय थे व्यवस्था में उनको क्या लगा, तो उन्होंने पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर कर दिया तो लगातार लाइन से बनने लगे। होता पहले भी था, 124(2) को भी मैं डिफेंड नहीं करता हूं, 124(2) भी उतना ही गलत है। सरकार के हाथ में भी सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार के बनाए हुए संसद के कानून के अकॉर्डिंग नियुक्ति होनी चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बनाए कानून के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब मैं इस पे 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको कहता हूं, समझिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत मार्मिक बात उठाई संविधान दिवस के दिन, जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सारे जज वहां इकट्ठा थे। देश के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इकट्ठा थे, नरेंद्र मोदी जी इकट्ठा थे। उन्होंने एक बात कही कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। मैं जेलों में घूमी हूं, जब मैं उड़ीसा में मंत्री हुआ करती थी, तो छोटे छोटे केसेस में लोग बंद हैं जेलों में और उनके पास पैसा नहीं है जमानत कराने के लिए। अगर वो अपना घर द्वार बेच करके जाएं भी उसको जमानत कराने के लिए भी, तो उनके पास इतनी सारी चीजें नहीं, वो सफर कर जाएंगे, तो लोग जमानत ही नहीं कराते हैं। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब उन्होंने डायरेक्ट कहा कि भैया ऐसा है कि न्याय गरीबों को नहीं मिल रहा है, न्याय अमीरों को मिल रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, द्रौपदी मुर्मू जी ने एक शब्द और कहा था कि मैं बहुत कम कह रही हूं, इसको ज्यादा समझिएगा। सोचिए, इस देश के राष्ट्रपति कह रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी कह क्या रही हैं कि मैं कम कह रही हूं, इसको ज्यादा समझिएगा। एक चीज, इस देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। गायत्री जी, जगदीप धनखड़ जी का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जो इतिहास है वो 36 साल का है। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 36 साल तक प्रैक्टिस किया है। बहुत यंगेस्ट बार काउंसलर चुने गए और दुनिया भर की चीजें उनका रहा है, एक चीज है। ठीक है। अब 2 बातें समझिएगा इसमें। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस साल का जब सत्र का पहला दिन था, तो उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एनजेएसी पे, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पे, उन्होंने कहते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि 99वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा एनजेएसी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पास किया, लेकिन एससी ने उसको खारिज कर दिया। यह देश की जनता और संसदीय प्रणाली का अपमान है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ही जनता की संरक्षक है और जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब बताइए कोई क्या कहेगा? अब आप कहेंगे कि वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति, भाजपा ने उसको बना दिया, उसको वो राज्यपाल भी रहा और 36 साल उसने प्रैक्टिस की, इतना तो जज साहब लोगों के पास भी अनुभव नहीं होगा। ठीक है। अगर वह व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो क्यों कह रहा है? और संवैधानिकली देखा जाए तो भारत के दूसरे नंबर की पोस्ट है, राज्यसभा को पूरा संचालित करता है, जो इस देश का उच्च सदन है। और वकालत का भी उसका एक्सपीरियंस है अपना, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, वो भी 1-2 साल का नहीं, 35-36 साल का एक्सपीरियंस है। बताइए। जी, जी। 1993 ये कोलिजियम सिस्टम से पहले भी अच्छे जजेस आते थे, बल्कि अगर आप देखो लिस्ट ऑफ जजेस हु वर टू बी इम्पीच्ड, एक आर्टिकल है हिंदू पे, मेरे मेरे पास नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हिंदू के ऊपर है आर्टिकल। उसमें अगर आप देखेंगे उनके साल तकरीबन कोलिजियम सिस्टम के अंदर जो जजेस आए हैं, विभोग, आई एम सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं, पर महाभियोग। इम्पीचमेंट, महाविभियोग, महाभियोग। इम्पीचमेंट, तो वो इम्पीचमेंट जितने भी जजेस हैं तकरीबन सारे कोलिजियम सिस्टम के अंडर आए हैं।
आई थिंक बिल्कुल। माइट बी देयर इज अ रेयरिटी, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी खोलती हूँ अरे अविनाश जी, मैं जब आप बता रहा हूं कि बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में ऐसे ऐसे जजों की नियुक्ति इस कोलेजियम सिस्टम ने किया है पे जिसमें जिन पे सीरियस एलिगेशंस था और केंद्र की सरकार ने इस रिपोर्ट को दिया था, लेकिन फिर भी उनको नियुक्त किया। बाद में भंडाफोड़ भी हुआ। और ये लिस्ट छोटी मोटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तो बातें आ जाती हैं क्योंकि नेशनल न्यूज कवर कर देता है, बगल में दिल्ली की मीडिया है, वो नोएडा सेक्टर 18 में रहती है तो कवर कर देती है। हाई कोर्ट का तो मामला ही नहीं आता है ना निकल करके। ये समस्या है गायत्री जी। अविनाश जी देखिए, सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में पढ़ रही हूँ, सौमित्रा सेन, बहुत ही बदनाम थे। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 2011, अवॉइडेड दी इम्पीचमेंट की दिनांकरण 2011, जेबी पार्थिवाला 2015, वी रामास्वामी 1993, इनके अगेंस्ट मोशन आया था पर कुछ हुआ नहीं, और भी लिस्ट लंबी है। बट अभी फिलहाल क्योंकि मैं ये, इफ पीपल वांट आई कैन पुट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप पढ़ लीजिएगा वहां पर। बट लिस्ट जो है, उस लिस्ट में जितने भी लोग इम्पीचमेंट की कैटेगरी में आए हैं, हुआ कोई नहीं है, पर मोशन बहुत हुआ है। मतलब सोशल मीडिया में इधर उधर बहुत बातें हुई हैं। सबके सब वही है जो कोलिजियम सिस्टम से आए हैं। रेयर है एग्जाम्पल जो पहले वाले सिस्टम से आए हैं। जी अविनाश जी। आप एक चीज इसको समझ लीजिए कि चाहे अब इसमें कई सारे अनुच्छेद हैं महाभियोग को लेकर के कि किस तरीके से लगाया जाता है और उसको किस तरीके से चीजें की जाती हैं। और कई बार आया, लेकिन उस पे जजों ने भी अपना कंसेंट नहीं दिया जब हाई कोर्ट का मामला आया, या इस तरीके के सीरियस एलिगेशंस लगे या इस तरीके की चीजें लगी। आप यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पूरे दुनिया में जजों के काम को भी इवेलुएट करने के लिए संस्था है। समझिएगा, कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश बताइए जहां पे जजों के काम को इवेलुएट करने के लिए संस्था नहीं है। सब जगह है, भारत में नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट की, चलिए कोलेजियम से आप कर रहे हैं, चलिए व्यवस्था है, आप कम से कम इस बात पे तो लगाम लगाइए कि सुप्रीम हाई कोर्ट से मिले हुए फैसलों पे जो ही मन किया, जो ही मुंह उठा करके कोशिश किया, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो वो उन हाई कोर्ट के जजों के निर्णय का मतलब क्या रह गया? कोई पब्लिक अफेयर की बात हो, जहां कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो, जहां जहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो, वहां तो समझ में आता है। आप हर बार पहुंच जा रहे हैं, हर केस लेकर के पहुंच जा रहे हैं। आप ये देखिए, ज्ञानवापी का केस था, हाई कोर्ट में इतने लंबे समय से एक मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है, ये ग्रुप पार्टी बनकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्यों भैया? हालांकि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जाइए, वहीं पे निर्णय होगा पहले, और जब ये वाला निर्णय हो जाएगा तब हम आगे निर्णय करेंगे। लेकिन क्यों पहुंच जा रहा है मामला? इनको डे वन डांट के क्यों नहीं भगाया जाता कि सब मामला लेकर के चला? मैं एक जज का हेयरिंग सुन रहा था, आई थिंक मध्य प्रदेश के जज थे वो। तो एक किसी की भैंस खो गई थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस का मामला था कोई। तो जज साहब के पास फाइल लेकर चला गया, तो जज साहब ऐसे ऐसे उठाए फाइल, कहे हाँ भाई तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने कहा कि साहब भैंस खो गई है। कह अरे यार, भैंस खो गई तो मैं क्या करूं? उसके लिए जो व्यवस्था बनी हुई है वहां जाओ, इंश्योरेंस के व्यवस्था चीजें, उपभोक्ता फोरम है, वहां जाओ, वहां जाकर के अपील करो। देखिए, न्याय की जो कैटेगरी है ना गायत्री जी, वो इतने लेवल पे है भारत में ना, इतने लेवल पे है कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़े मामले जाने चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा ना कि छोटे छोटे मामले सुनकर के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े मामलों पर बैठे हुए हैं। तो सीजीआई ने क्या कहा, हमारे लिए कोई भी मामला छोटा बड़ा नहीं है। गजब हालत है भैया। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट मान लो बना कुछ दो ना पूरे पास देश की केस है, न्याय। 2 रुपए, उसके लिए भी सबको कोर्ट सुप्रीम में कोर्ट, जाएंगे लोग। मेरे कहने का मतलब है फिर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट बना दो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट बना दो, जो फैसला है फाइनल। फिर आप देश के हर मैटर को देखिए। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि किसी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि किसी गलती की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गया,
तो वो हाई कोर्ट कैसे जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो जो निर्णय है ठीक है, और जब पैसा मेरे पास है तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, बढ़िया वकील भी रखूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, बढ़िया वकील भी रखूंगा। यही मतलब हुआ ना न्याय का, कि अगर मैं नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया तो मेरे लिए न्याय का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए चाहे जो न्याय हो जाए। इस व्यवस्था पे सरकार से लेकर के, संसद से लेकर के, सरकार से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के सब लोगों को सोचने की जरूरत है नहीं कि अविनाश जी, न्याय बधुआ नहीं आज का होना जो चाहिए। लेटेस्ट और आज का जो साथ के लेटेस्ट साथ न्यूज है हम्म, जी, कंटिन्यू करिए अविनाश जी। मैं भी थोड़ी सी इमोशनल एक्साइट हो जाती हूँ। कई लोग हमें लिखते भी हैं कि आप दोनों एक दूसरे की बात काटते हो, तो मैं ये बोलती हूँ नहीं, हम दोनों ही जब ये कुछ सेंसिटिव मुद्दे आते हैं ना, तो अंदर से जो पीड़ा है वो निकल निकल कर आने लग जाती है, अविनाश जी की भी और मेरी भी। जी अविनाश जी कंटिन्यू करें, फिर मैं बोलती हूँ। देखिए, मेरा बस सिर्फ सिर्फ सिंपल सा इतना कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का एक ऐसा प्रोसीजर बनाइए जिसकी नियुक्ति में इस देश का आम नागरिक भी पार्टिसिपेट कर सके, और वह अगर वकील बनता है, 10 साल की प्रैक्टिस करता है, 45 साल की उम्र रखता है, तो वो भी ख्वाब देख सके कि मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता हूं। एक चीज। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में केवल सरकार की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, संसद की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का क्या है, आज ये है, कल वो आएंगे, कल वो आएंगे, परसों वो आएंगे, जजों की नियुक्ति कर देंगे, उनका एक्टिविज्म चलेगा, वो आएंगे अपने जज नियुक्त कर देंगे, उनका एक्टिविज्म चलेगा। ये एक्टिविज्म ठीक नहीं है। तीसरी चीज कि कोर्ट को जवाबदेह बनाइए, सारी कोर्टों को जवाबदेह बनाइए, और कैटेगोरिकली बताइए कि भैया इससे जुड़ा हुआ मामला है तो ये हाई कोर्ट में ही केस चलेगा, वहीं से फाइनल है। जैसे आपने नीचे बना रखा है ना कि भाई इस तरीके का मजिस्ट्रेट है तो वो 7 साल से ऊपर की सजा वाले केस नहीं सुन सकता, इस तरीके का जज है तो वो फांसी की सजा नहीं दे सकता, इस तरीके की जज है तो वो इस तरीके के मामले नहीं सुन सकता। नीचे के कोर्टों में बनाया, आप ऊपर की कोर्टों में भी बनाइए, सब जगह कैटेगराइज करिए उसको, और इस तरीके से कैटेगराइज करिए कि इस तरीके के छोटे छोटे मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके वहां फाइलों का ढेर न लगे और इंपॉर्टेंट फाइलें नहीं निपट पाए। भैंस खो गई, सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंच जाओ यार, गजब आदमी हो, उपभोक्ता फोरम नहीं गए, तुम हाई कोर्ट पहुंच गए क्योंकि तुम्हारा वकील एक जानने वाला हाई कोर्ट में, और जाकर के जज के साथ पेश भी कर दिया। सोचिए, क्योंकि क्लियर क्लियर लिखा ही नहीं कि इस तरीके का मामला है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। भाई मतलब ही नहीं है। 40,000 की भैंस है या 50,000 की भैंस है, इसी तरह भैंस का मामला हाई कोर्ट चला जाए तो हाई कोर्ट और मामला कब सुनेगा? क्योंकि भाई एक ही हाई, इतने राज्य मिला करके 25 ही हाई कोर्ट है, और मान लीजिए बड़े राज्य से उत्तर प्रदेश में 2 बेंच है, एक इलाहाबाद बेंच है, एक लखनऊ बेंच है, मान लीजिए सब चीज ठीक है, 25 करोड़ में 2 कोर्ट है, कितना मामला सुनेगी? अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्यों नहीं डिवीजन करते कि ये मामला यही खत्म, ये मामला यही खत्म, ये मामला यही खत्म? जो मामला वास्तव में बड़ा हो, पेचीदा हो, ठीक है, वो जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहस हो गई, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कोई किसी के साथ भाग गया, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, है किसी की मोटरसाइकिल खो गई, संवैधानिक बेंच बना दो सुप्रीम कोर्ट में, 5 जज सुनेंगे इस मामले को, कैसे बाइक खो गई, किसी ने किसी की जमीन कब्जा ली तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। तरीका ठीक नहीं है, और इस तरीके से कभी केसेस खत्म नहीं होंगे भारत में। एकदम क्लियर इस पे लॉ बनना चाहिए कि भाई भैंस खो गई तो उपभोक्ता फोरम के आगे मामला नहीं जाएगा, जो निर्णय है फाइनल। इस चीज को समझिए, ये इतना महत्वपूर्ण मैटर नहीं है मैडम। हाँ, हो सकता है कि किसी को उसके भैंस पर डिपेंडेंसी हो, उसकी, उससे दूध बेच करके कमाता हो, फिर भी ये इतना बड़ा मामला नहीं है किसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुने। बिल्कुल सही बात है। देयर हैज टू बी, देखिए कुछ एक लिमिटेशंस ऑलरेडी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए। एक एंगल और है अविनाश जी, मेरे कुछ एक व्यूअर्स बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट लिख रहे थे, इसलिए मेरे दिमाग से जस्ट स्किप आउट हो गया। मॉनेटरी लिमिट होनी चाहिए कि ₹500 का केस है तो यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। 2000 का केस है, ठीक। यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। इसमें अब अपील नहीं होनी चाहिए। इसमें ये सब आप चीज़ें फाइन लाइन करना चाहिए, और दूसरा ये आप कौन-सी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं? जी। आप समझिए, लोक अदालत, ठीक है,
थाने पे लोक अदालत बैठती है, सारे अधिकारी वहां आते हैं, सारे अधिकारी, हर डिपार्टमेंट आता है, एक थाना दिवस होता है, पूरे भारत भर में होता है, छोटे छोटे मामले वहां निपटा दिए जाते हैं। ठीक, एक लेवल वो हो गया, ठीक है ना, आपसी रजामंदी से निपटा दिए जाते हैं, सुलहनामा एक तरीके से हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो। उसके ऊपर आप जाएंगे तो तहसीलदार की भी कोर्ट लगती है इस देश में, मजिस्ट्रेशियल, मजिस्ट्रेट की कोर्ट जिसको बोलते हैं, जज नहीं होते, मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब की कोर्ट लगती है, डीएम साहब की भी लगती है, एडीएम साहब की भी लगती है, ठीक है ना। ये ब्यूरोक्रेसी से आने वाले जजमेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है। ये कुछ छोटे मोटे जजमेंट नहीं होते, जमीन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, आबादी से की जमीन से रिलेटेड, ग्राम समाज की जमीन से रिलेटेड, इन सब तरीके के मामलों से रिलेटेड होते हैं, और भी कुछ। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं, जिनको डिवीजन जज के बराबर का स्थान होता है, या डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर का अधिकार होता है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरे समझने में, लेकिन वो भी होते हैं, वहां पे भी फैसला होता है। कुछ जजेस की कैटेगरीज भी है नीचे, ठीक है ना। इसके अलावा लोअर कोर्ट में और भी बहुत सारे मामले, फिर दीवानी अलग है, सिविल का मामला अलग है, तो इस तरीके के अलग 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 कोर्टेज हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं चलती हैं। इतना नीचे से ही ये व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने तो की छोटी जरूरत है। मैं छोटी ये बोल रही चीजें, हूँ जो कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें हैं, जी। इतने सारे अविनाश जी कॉम्प्लिकेशंस कर दिए ना। एक तो वो लैंग्वेज जो इनकी होती है ना, मैं बोलती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन तक तो चलो ठीक है, पर सीआरपीसी और आईपीसी और ये सब, मतलब इमेजिन अ पर्सन जिसने डबल मास्टर्स किया है, मैंने डबल मास्टर्स किया है, उसके बाद मैंने लॉ किया। जब लॉ की किताब खोली ना, तब मुझे लगा कि हाँ अच्छा, अब पढ़ाई इसके बाद शायद ये डिग्री लेने के बाद पॉसिबल नहीं है। वहीं दी एंड हो गया मेरी पढ़ाई का लॉ की डिग्री के साथ ही। इतनी अब देखिए, कॉम्प्लिकेटेड, इतनी जार्गनाइज लैंग्वेज। आप सिंप्लीफाई करिए ना कि एक आम इंसान समझ सके। अगर आप उसको सीरियसली स्प्रेड करना चाहते हो, उसको अगर आप इतना भारी भरकम बना दोगे कि हर बंदे को एक लॉ के, नॉर्मल डिक्शनरी नहीं, लॉ की डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ेगी, फिर तो हो चुका ना। लोग क्या समझेंगे? फिर तो आपने एक वो बना दिया है, एक लाइन घेर दी है जानबूझकर कि इसके बियॉन्ड लोग समझ नहीं पाए। ये इनकी रोजी रोटी फिक्स कर दी उन्होंने कि ये लॉयर्स ही रहेंगे, जजेस ही रहेंगे, समझ ही नहीं पाएगा कोई। दिस इज सो डैम कॉम्प्लिकेटेड। जी। सेकंड, मैं बता नहीं, ऐसे ऐसे लॉ है, पतंग उड़ाने पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, रेडियो रखने पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो अमेरिका में भी ऐसे लॉ है, आप दाढ़ी बनवाएंगे तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ या मेल फीमेल एक तार पे या डोरी पे या रस्सी पे अपने अंडरगारमेंट्स नहीं सुखा सकते हैं, तो फलाना नहीं कर सकते हैं, तो ठिकाना नहीं कर सकते। ये अमेरिका में भी ये सब लॉ है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे, ठीक है ना। वहाँ जूरी वूरी बहुत, वहां पे भी इस तरीके से है, नीचे से ऊपर तक बहुत सारे सिस्टम है। बहुत, एक कैप्रियो है, एक जज है कैप्रियो, कभी सुनिएगा उनका वीडियो, मतलब वो बहुत फेमस है, अपने पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो अपने जजमेंट के लिए। वो कभी कभी विक्टिम को बुला लेते हैं, यहाँ आजा, गिल्टी और नॉट गिल्टी बता दे तू, अगर वो कहता है गिल्टी तो इतना फाइन दे दे, वो कहता है नॉट गिल्टी तो जा मौज कर। छोटे छोटे मामले होते हैं, लेकिन किसी ने सिग्नल तोड़ दिया, किसी ने टाइम से बिल नहीं भरा, इस सब तरीके के मामले, किसी ने सिग्नल तोड़ दिया, किसी ने टाइम से बिल नहीं भरा, किसी ने किसी चीज कर दी, ऐसे भी केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अब बताइए क्या मतलब मजाक बना रखा है। आप सोचिए, 1 रुपये का घूस लेने वाले व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद इस देश में सजा मिलती है, और कोर्ट उस पर लाखों रुपया खर्च कर देता है। ये वही वाली बात है कि भारत में रोड बनती है तो जल विभाग आएगा, खोद देगा रोड को, क्या मैं पाइप डालूंगा, तब तक वो इंटरनेट वाला आएगा, कहेगा मैं फाइबर डालूंगा, ठीक है। तब तक कोई और आएगा तो कहेगा ये गड़बड़ बन गया है, ठीक है। आपने कानून बना दिया है, आप कहेंगे कि आपने कानून बना दिया कि जो रोड खोलेगा, नगर निगम रोड खोदेगा या जल विभाग रोड खोदेगा, तो उस रोड को पाटेगा या उस रोड को बनाएगा। तो अरे भैया, पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है या एनएचआई रोड बना रही है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी रोड बना रही है, तो वो भी इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, और जल विभाग जिस रोड को खोद करके उस रोड को बनाएगा, वो भी इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। इस तरीके से तो इस देश में चीजें चल रही हैं। 5 रुपए का सजा है, 500 रुपए की कोई बात है, या 1,000 रुपए की कोई बात है, और ऊपर से तुर्रा क्या है, एक चीज जुडिशरी में चलती है भैया, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 दोषी भले छूट जाएं, चाहे वो कहा है टेररिस्ट हो भैया। और उसके बाद जाके आप उसकी पचास जगह नहीं पचास कर हजार सकते हैं, को, 50 आप या 100 उसकी को जगह छोड़ दें। आप उसकी जगह सिंपल एक बात कर सकते हैं ना,
कि दोषी को सजा होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। ये क्या कह रहे हैं कि एक दोषी के लिए 100, एक एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 100 दोषी छूट जाए। 100 दोषी क्यों छूट जाए? एक निर्दोष को नहीं सजा होनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन 100 दोषी क्यों छूटे? ये चीजें केस कर देते हैं लोग, कांड कर लेते हैं लोग, कुछ दिन बाद जमानत पे आ जाते हैं, आराम से रहते हैं, मर जाते हैं, केस खत्म हो जाता है। ये इस देश की स्थिति है। सरकार ने अच्छा एक्चुअली काम किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, एमपी एमएलए कोर्ट को मोदी जी ने अलग किया। उसमें फैसले भी देखिए बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जैसे मुख्तार अंसारी पे फैसला आ गया बहुत जल्दी, आजम खां पे फैसला आ गया। इस तरीके से देखिए बहुत सारे भाजपा के भी कुछ नेताओं पे फैसला आ गया फटाफट। मैं सिर्फ विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, या अन्य लोगों पे फैसला आ रहा है एमपी एमएलए कोर्ट बना करके। करें चीजें, ठीक है, ये होना चाहिए। अभी तो बात छोड़ दीजिए, अभी सीबीआई कोर्ट अलग होती है, वो अलग सुनवाई करेगी, उसके अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। सेना से रिलेटेड मैकेनिज्म अपना अलग है उसका, ठीक है। तो आप लोग यहां बैठ करके जब छोटे छोटे केसेस को सुन सुन करके, और जो मजबूत और बढ़िया केसेस हैं उन पे आप फैसला ना दे करके, ये क्या जताना चाहते बेसिकली बहुत इसको अच्छा, अभी एक अविनाश जी, एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था कि क्या मोदी गवर्नमेंट इसको हैं? सुलटा पाएगी या चेंज ला पाएगी जुडिशरी में? निश्चित तौर पे मोदी सरकार काम तो कर ही रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, चेक्स को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, जो अब डिजिटल आ रहा है, डिजिटल को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही हैं। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट को इन्होंने अलग किया, पहले प्रस्ताव केवल था, उस पर कुछ होता नहीं था, उस पर फैसले तेज आने लगे। लेकिन आर्बिट्रेशन को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं रादर देन कि भाई आप हाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर देखिए लगाओ, हर चीज, आर्बिट्रेशन पे जाओ। विलेज काउंसिल, जो विलेज अभी जो गांव में होता है, पंचायत होती है, उसको देखिए प्रमोट कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल, इस देश में ट्रिब्यूनल का भी मामले हैं, ठीक है। इस देश में उपभोक्ता फोरम भी है, कंज्यूमर कंसंट के भी मामले हैं। कंज्यूमर कंसंट में इलेक्ट्रॉनिक कंसंट भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिकली जो फ्रॉड होता है वो कंज्यूमर का मामला बनाया। देखिए कितनी सेंसिटिविटी से काम किया था इस देश की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। पहली बार आईटी एक्ट बनाया 2000 में, और उन्होंने कंज्यूमर वेलफेयर के और कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत रखा ई कॉमर्स फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, इस तरीके की चीजों, फ्रॉड्स को। तो ऐसा नहीं है कि जब काम अच्छा होता है, बेहतर होता है, तो वहां सेंसिटिविटी नहीं होती, सेंसिटिविटी होती है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन समस्या जानते हैं क्या होती है? समस्या सिर्फ एक है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी मंशा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। और एक्टिविज्म एक्टिविज्म मत खेलिए, दोषियों को सजा दीजिए, है ना। ये बहुत गलत परंपरा है। हाँ, नामबिहार जी इसरो के साइंटिस्ट थे, उनको फंसाया गया था, वो सब सारी क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, वो सब बातें तो हैं। उस पर फिल्म भी बनाई थी एक बहुत अच्छी, लेकिन लोग देखने ही नहीं गए, देखो नहीं मजेदार नहीं, बात नहीं देखा थी। है, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने देखा। भाई एक नहीं, चीज है उतना कि नहीं देखा लोगों ने। मेरे को तो देखना पड़ा क्योंकि उनके साथ मेरा सुपर इंटरव्यू हिट फिल्म होनी शेड्यूल चाहिए थी था। वो सुपर हिट फिल्म होनी चाहिए थे, आइकॉनिक फिल्म थी अपने आप में, और एकदम मैथोलॉजिकल ड्रामा नहीं था, ओरिजिनल उस पे बेस था, और खुद नामबिहार जी बैठ करके उस पूरी कहानी को लिख पाए थे। देखना चाहिए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं काम करती हैं देश में, किस तरीके की चीजें काम करती हैं देश में। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और है ना, इनको ये लगता है अविनाश जी, जो ये जजेस हैं, जो अपने आप को डेमी गॉड समझते हैं, इन लोगों को ये लगता है कि हम जो है, हम पार्लियामेंट से भी बड़े हो गए हैं। बल्कि उनका सिर्फ उनके जो जो 3 मेन रोल्स अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, दिखाया जाता है, उसमें पहला रोल है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर एक। दूसरा, प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन मतलब मैंने बोला ना, भारी भरकम यही इतना समस्या है। कंट्री से बोरो करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उसमें वो जो वर्ड के वही मायने हैं जो सरकार ने लिए हैं, या कोई और मायना भी है, तो उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करने का कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, की कभी सरकार ज्यादा हावी हो जाए जैसे इमरजेंसी वगैरह में। तो ये 3 मेन थे। अब इनका ये बीच में जुडिशियल एक्टिविज्म घुस गया, जुडिशियल रिव्यू घुस गया, पीआईएल घुस गया, आरआईएल घुस गया, गॉड नोस क्या क्या घुस देखिए गया आज की डेट में। जी। इंडिविजुअल राइट ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक है, सबसे खतरनाक है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन वाला जो मामला है, जो इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे एग्जैक्टली। 4 जजों ने कहा एनी, किसके मामले में?
नोटबंदी के मामले में जो 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी, 4 जजों ने कहा एनी का मतलब है कितना भी, एनी कोई नंबर नहीं, एनी का मतलब ऑल भी हो सकता है। और बीबी नागरत्ना, जिनको मोदी जी से बहुत समस्या रहती, उन्होंने कहा एनी का मतलब एनी होता है, एनी का मतलब ऑल नहीं होता। अब चूंकि भाषा विज्ञान मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसी शब्द का अपोजिट कोई शब्द ही दुनिया में नहीं होता। किसी शब्द का हम पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में, एप्पल, एप्पल माने सेब, एप्पल का जो मीनिंग है और जो सेब का मीनिंग है वो कभी एग्जैक्टली 100% एक नहीं हो सकता। समझिएगा। धर्म अब तो और शब्द रिलीजन एक विन्यास, नहीं हो सकते। शब्द, हाँ शब्द, धर्म रिलीजन में तो बहुत गैप है, उस पर डिस्कस हो सकता है। शब्द जैसे पिता और फादर अलग अलग है, अब्बा अलग है, ठीक है। इसीलिए फादर भी अंग्रेजी का वर्ड है और अब्बा भी अंग्रेजी का वर्ड है। अंग्रेजी में चपाती आज अंग्रेजी का वर्ड हो चुका है। पहले ब्रेड ही बोला जाता था पूरे दुनिया में। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं गायत्री जी? अंग्रेजी मुझे बहुत आती नहीं है, थोड़ा बहुत जानता हूं। चपाती अंग्रेजी का शब्द हो गया है। पहले ब्रेड, ब्रेड माने रोटी सब पढ़ते थे, अब ब्रेड माने रोटी कैसे हो जाएगा भैया? है? तो जय हो अपने आप में एक शब्द है, डिक्शनरी में जोड़ दिया गया। तो दुनिया भर के अलग अलग डिक्शनरी से वर्ड लेकर के अंग्रेजी के बनाए गए हैं। अब एनी, एक एनी कह रहे हैं, एक कह रहे हैं, 4 जज कह रहे हैं एनी का मतलब आल भी हो सकता है, एक जज कह रहे नहीं एनी का मतलब नहीं हुआ, ये ठीक नहीं, मनसा ठीक नहीं, तुम्हारी ये चीज ठीक नहीं। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन 4-1 का फैसला था, सरकार के पक्ष में चला गया। मान लीजिए उसी तरह एनी को सब प्रिडिक्ट कर लेते, तब है ना। और ऊपर से अंग्रेजी के इतने इतने शब्द आ गए हैं, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ए फॉर्म, ओ फॉर्म, है ना। सब ऐसा नहीं है कि हम लोगों की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें शब्दों की कमी है, शब्दकोश है। इसीलिए संस्कृत को क्यों साइंटिफिक भाषा माना जाता है? संस्कृत में पर्यायवाची नहीं होता, ये गलत पढ़ाया जाता है हमको। जो शब्द जिस चीज के लिए बना है वो शब्द उसी चीज के लिए बना है, हम समझ नहीं पाते हैं तो कहते हैं अच्छा इसका पर्यायवाची ये भी हो सकता है, इसका पर्यायवाची ये भी हो सकता है। जी। अविनाश जी, एक पॉइंट इससे पहले कि हम भूल जाएं और हम निकल जाए, दिल्ली में अभी जो दिल्ली राइट्स के 8 कन्विक्ट्स थे, एक हम्म, जो कन्विक्ट्स नहीं, एक्यूज्ड थे, उनको छोड़ दिया इसी हम्म, इंटरप्रिटेशन को यूज करके, जिसके आप, मैं और अविनाश जी बात करें। बेसिकली देखिए, जो 3 है उसमें सबसे खतरनाक इंटरप्रिटेशन वाला ही है बेसिकली, क्योंकि अपनी हम्म। मन मर्जी, अपनी मूड, अपनी पॉलिटिकल अलायंस, अपने थॉट प्रोसेस उसके हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि लॉयर का सबसे पहला काम ये नहीं होता है कि लॉ क्या पढ़ना, उस लॉ में लूप होल क्या है ये पढ़ना सबसे पहले सिखाया जाता है। जिसने भी लॉ की डिग्री हासिल की उसको पता होगा ये लॉ में इसको बीच, वो बोलते हैं ना, जोड़ का तोड़ क्या है, सबसे पहले ठीक बात है। अंडरस्टैंडिंग ये होती है। जो अच्छा लॉयर होता है, जब आप स्टडी करने के लिए जाते हैं लॉ में, तो वो ये तो बताएगा कि भाई ये बकायदा ये लाइन है, पर इसमें क्या तोड़ है, आप कैसे इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ये लॉयर का मेन पर्पस ये होता है। लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है, पर उसमें से तोड़ क्या है ये लॉ आपको लॉ सिखाता है बेसिकली, और ये जजेस उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वहां पे आपकी आइडियोलॉजी इफेक्ट करती है, वहां पर आपका जो पर्सनल ह्यूमन नेचर है वो बीच में आ जाता है। अब बिल्कुल। देखिए, दिल्ली राइट्स के 8 एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया, क्या यूज करके, कौन सा एंगल यूज किया इन्होंने? देखिए जवाबदेही नहीं है ना, मिलाट को आप कुछ नहीं कर सकते गायत्री जी। मिलाट को आपने कुछ कहा तो उनकी अवमानना हो जाएगी, क्योंकि जो मिलाट है वो स्पेशल बने हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ बनते हैं, इनका डीएनए एक होता है। डीएनए जैसे डिफरेंट होगा, मिलाट नहीं रहेंगे। डीएनए पढ़े होंगे ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, उसमें 4 हेक्सागोनल बॉन्ड होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गायोनिन। तो ये सब जितना बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आप घुस नहीं सकते हैं। तो जज जो है वो बाई बर्थ जज होता है, मतलब बाई बॉर्न कह सकती हैं उसको, बाई बर्थ कह सकती हैं उसको, अविनाश ठीक जी, है। आप हमें और बहुत जोड़े जज साहब पीछे हैं यहाँ कहते हैं, पे।
जज साहब कहते हैं कि वकालत कर ले, 10 साल प्रैक्टिस कर ले, फलाने अंकल से मिल लियो, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लग ही जाएगा तेरा, कुछ नहीं बनेगा तो कुछ बनवा देंगे, इधर से नहीं बनेगा तो उधर से बनवा देंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री रही है, और इस पे जनता पहली बार अवेयर हो रही है, पहली बार इस पे सवाल उठा रही है। और इस देश को अगर वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलना है तो मुझको लगता है कि उसके प्रक्रिया से चलना चाहिए। इंटरप्रिटेशन को लेकर के, चीजों को लेकर के, लॉफुलनेस को लेकर के, इस चीज को समझना चाहिए कि आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते हो जुडिशरी के लिए। सरकारें अपनाएंगी, ठीक है, सरकार 50 ठो वादा करती है, 10 ठो निभाती है, सरकार जिम्मेदार भी है। बहुत रहेगा तो कम से कम हम सरकार को 5 साल बाद लतिया के भगा तो देंगे। आपके आपके लिए तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अरे सरकार के लिए पास ही कोई विकल्प नहीं है जिसको हमने चुन करके भेजा है। आप लोग विदाउट विकल्प हैं भैया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लोग बोलते हैं सरकार पे चेक, कह रही सरकार चेक बैलेंस है, 5 साल बाद लतिया की जनता भगा देती है। साफ साफ सुन लीजिएगा, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया था, लेकिन एक पब्लिक कंसर्न था। पगड़ी बांध करके जब लोग नेतागिरी करने लगे, बहन बेटियों को छेड़ने लगे, तो भगा दिया गया। योगी आदित्यनाथ से काम के मामले में अखिलेश यादव ने ज्यादा काम किया था। सिर्फ काम पे ही नहीं चुनी जाती हैं सरकारें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, जातिवाद, अपीजमेंट की इंतहा कर दी थी अखिलेश यादव ने। भगा दिया कि नहीं भगा दिया, बताइए। कांग्रेस 60 साल शासन की, भगा दिया कि नहीं भगा दिया लोगों ने। वामपंथियों ने 34 साल तक बंगाल में शासन किया, भगा दिया कि नहीं भगा दिया लोगों ने। तो लोगों के पास ऑप्शन तो है ना भगाने का, कि तुम अच्छा काम नहीं करेगा, 5 साल बाद तुझको देख लेंगे। आप लोगों के हाथ कोई ऑप्शन नहीं है साहब, आपका क्या करें हम, बताइए। ये सोचता है। तो बहुत से केसेस हैं, बहुत से रेफरेंसेस हैं, बहुत सी बातें हैं इस पे कहने के लिए। और मुझको लगता है कि इस पर डिस्कोर्स और डिस्कशन रेगुलर चलते रहना चाहिए, ताकि लोग अवेयर जाने। तो आगे टेक्नोलॉजी वर्ड आ रहा है, टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, इतने चैलेंजेस फेस होने वाले हैं, इतनी सारी बातें फेस होने वाली हैं। अगर हम बेसिक राइट्स नहीं जानेंगे, बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे, तो आगे तो बहुत समस्या होने लगेगी। इसी तरह चुनाव आयोग में लोग कहते थे कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, टीएन शेषन आए, इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। लेकिन उनका परिवर्तन रिफ्लेक्ट तो हुआ बुद्धिजीवियों में, पब्लिक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। टीएन शेषन साहब को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। उसके बाद एक परिपाटी बन गई। अब हमारे यहाँ की चुनावी प्रक्रिया का और चुनावी प्रोसेस का पूरे विश्व में उदाहरण दिया जाता है कि भारत के बड़े डेमोक्रेटिक होने के बाद भी हमारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण कितने अच्छे तरीके से हो जाता है। हमारे यहाँ चीजें कभी हुआ क्या हमारे यहाँ कि कोई गोली बम लेकर के खड़ा हुआ। अमेरिका में तक में वो ट्रंप लेकर के कब्जा कर लिया था, जब उसका ट्विटर सस्पेंड हो गया था, तो आया मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि होता है इलीगल तरीके से वहां पे चुनाव अमेरिका में। तो ऐसा नहीं है। ये देश, आप अच्छा काम करेंगे तो ये देश आपको सर आंखों पे बैठाएगा, खराब काम करेंगे तो गाली देने में टाइम नहीं लगाएगा। चाहे आप अपने आप को माननी कहलाइए, चाहे मिलावट कहवाइए, चाहे कुछ भी कहवाइए, देश की चीजों से आप ऊपर नहीं है। आप की न्यायिक प्रक्रिया है, लोग एग्जाम्पल देंगे। आप अच्छा निर्णय लेंगे, लोग एग्जाम्पल देंगे। और अब बताइए ना, मैं एक चीज बताता हूं, कल मैं भी 500 लोगों को इकट्ठा करके कहीं सरकारी जमीन कब्जा कर लूं, है। गांव गांव में तो ये स्थिति है ही कि सरकारी जमीनें कब्जा है लोगों के पास, कोई किसी ने घर बना लिया, किसी ने गौशाला बना लिया, किसी ने चीजें बना ली। बोलिए, जबकि वो गांव मालिक होता है उस जमीन का, जिसको गांव की सरकारी जमीन कहा जाता है गायत्री जी, वो गांव ही उस जमीन का मालिक होता है। पंचायत उस जमीन की मुखिया होती है। दूसरे गांव के आदमी को जमीन नहीं दी जा सकती। जब भी दी जाएगी किसी को पट्टा के रूप में, चाहे किसी को आवासीय पट्टा के रूप में, तो उसी गांव के व्यक्ति को दी जाएगी, उसी गांव के यूज के लिए होगा। उस पर खेल मैदान बनेगा, उसी गांव के बच्चे खेलेंगे, उस पर चीजें बनेंगी, उसी गांव के बच्चे खेलेंगे। लेकिन फिर भी केस चलता है और लोगों से कब्जा हटाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत निगेटिव है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है। लेकिन जब जनता सवाल उठाने लगे कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो इस पे माननीय लोगों को विनम्रता पूर्वक इसको मानना चाहिए, और जो गेंद है वो दूसरे पाले में दे देनी चाहिए, और मोह माया छोड़ना चाहिए कि परिवार के लोग भी जज बनेंगे। वो सब छोड़िए, देश बहुत बड़ा है, और भी काबिल लोगों को जज बनने दीजिए और निर्णय लेने दीजिए, त्वरित निर्णय लेने दीजिए। और ये बहुत, देखिए, अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। कोर्ट को सोचना चाहिए कि ये इस देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है
कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों के ऊपर परिवारवाद का एलिगेशन लग रहा है, भाई भतीजावाद का एलिगेशन लग रहा है। कंसल्ट इंटरप्रिटेशन तो चलिए उसको देखा जाएगा, सबसे पहले इससे तो निपटिए। आपके चुनाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। आज जब किसी के चुनाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, ठीक है लॉ नहीं है, आपको हटा नहीं सकते, सब चीज नहीं हटा सकते, लेकिन उसी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग आप भी इंटरप्रेट करिए कि भारत की जनता ऐसा क्यों कह रही है। इंटरप्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जनता सही कह रही है। जी गायत्री जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अविनाश जी। देखिए, मुद्दा जो है जुडिशरी का, ये तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्योंकि जुडिशरी, बॉलीवुड, जियोपॉलिटिक्स, ये सब कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे लगातार नजर बनाए रखने बहुत जरूरी हो जाती है। कुछ एक ऐसे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं जिनके बारे में लोगों को अंदाजा भी नहीं है। मुझसे जब अभी किसी ने ये बात की थी ना कि आप जुडिशरी पे मोदी जी कुछ करेंगे नहीं, ही इज अ वीक पीएम, ये मोदी जी जब किसी चीज पे कोई एक्शन लेने वाले होते हैं ना, उससे पहले भूमिका बन चुकी होती है। जैसा मेरे ख्याल से अविनाश जी ने भी पहले कहा था कि पहले जनता में उसके कच्चे चिट्ठे खोल दे दिए जाते हैं। लग जाने दो पूरी जनता को उनके कपड़े उतारने में, उनको पूरा बेनकाब करने में। उसके बाद फिर आता है एक्शन, क्योंकि फिर डिमांड आती है जनता से। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर बोले हुए कोलिजियम सिस्टम तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अ कैंपेन। तो यहाँ पर बहुत चुपचाप सडन तरीके से अगर आप और मैं बात कर रहे हैं या लोगों के सामने ये पॉइंट्स नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि द थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, द थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। अभी तो उनका पूरा बेनकाब किया जा रहा है, एक्शन भी हो रहा है। देखिए ना, इन्होंने जो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, माइंड यू, इन हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड नेम्स अपनी तरफ से। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नेम्स रिकमेंड नहीं करती थी। आप जाके देख लीजिए, पूरा उठा के इतिहास देख लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड नहीं करती थी। ये पहली बार हुआ है। एंड दिस इज गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंट। हम इसको डिफेंड भी नहीं करते हैं, ये भी बात आप समझिएगा। लॉ के अकॉर्डिंग ये भी गलत है, लेकिन आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है। जो केंद्र सरकार ने 10 नाम भेजे, ये भी नियम के तहत ठीक नहीं है, और जो कोलेजियम सिस्टम है वो भी नियम के तहत ठीक नहीं है। दोनों ठीक नहीं है। सरकार के कंट्रोल में भी जजेस नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन संसद के कंट्रोल में होने चाहिए। सरकार और संसद दो अलग अलग चीजें हैं। एनजेएसी जाकर के फिर से पढ़िएगा, क्या बिल ड्राफ्ट था, क्या कानून पास हुआ था, और उसमें कितना बढ़िया प्रावधान है। गायत्री जी, जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि नहीं मोदी जी जो कर रहे हैं ये लोग बैठ के डिफेंड नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, वी कैनॉट, ऐसा वी कुछ कैनॉट। नहीं है। जो अविनाश गलत जी है भी वो सही, गलत है, कोई भी गलत करेगा। है तो गलत है। लेकिन होता है ना कि तुम मुझको गाली दे रहे हो तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पलट के गाली दे दी तब तुमको समझ में आ गया गाली का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं, देखिए, भाई ये तुम्हारा भी नहीं है कोलेजियम ठीक है तो कि हमने सेंट्रल, नाम रिकमेंड अविनाश किया जी तो ये ये भी कैसे गलत है बता दो। भाई इतना ही जी, मामला है इसमें। अविनाश जी ये भी ठीक नहीं होगा कि जैसा आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस कर ही जाता, पर हाँ, एक बैलेंस्ड, आई थिंक एक हाँ, बैलेंस्ड संसद सिस्टम होना संसद चाहिए जिसमें आई देश की थिंक देयर शुड संसद। बी, संसद हाँ, भी नहीं अविनाश जी, नहीं, संसद भी पूरी तरीके से नहीं। आई डोंट एग्री देयर। देयर शुड बी जुडिशरी, देयर शुड बी पार्लियामेंट, बट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट अदर बॉडी व्हिच नहीं आई नहीं, थिंक संसद का विल मतलब क्या बी हुआ? एबल टू। संसद का मतलब क्या हुआ कि 554 लोग और 245 लोग बैठ करके जज की नियुक्ति करेंगे? नहीं, संसद का मतलब हुआ जो संसद में कानून बना है, और संसद में कानून प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, इस बात को समझिएगा। सब कानून पास नहीं हो पाते हैं संसद में, और राज्यसभा से भी पास है, और राज्यसभा में भाजपा की पूर्ण बहुमत नहीं है, उसके बाद भी ये कानून पास है। और सीपीएम के लीडर ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है इसी एनजेएसी के ऊपर, क्योंकि संसद लाइबल है जनता के प्रति, और जनता के प्रतिनिधि चुने। उसी संसद ने कानून बनाया जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं एनजेएसी की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि उसको संसद ने बनाया है, उसको जज साहब ने नहीं बनाया है, कोलेजियम को जज साहब ने बनाया है। यही तो कंसर्न है। संसद का मतलब हुआ कि संसद के द्वारा पारित कोई भी बिल, कोई भी विधेयक या कोई भी कानून। और उसमें देखिए कितना ब्यूटीफुल बात है कि जो वर्तमान सरकार रहेगी उसका भी प्रतिनिधि रहेगा, विपक्ष का भी प्रतिनिधि रहेगा। अब बताइए इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है?
कम से कम पता तो चलेगा। मोदी जी किसी को गलत नियुक्त कर रहे हैं तो राहुल गांधी चिल्लाएंगे तो अरे गलत आदमी को नियुक्त कर रहा है, इस पर डिस्कस हुआ था, एक बढ़िया आदमी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है आप दोनों लोग तो सरकार चलाते हो, आप लोगों के पास विद्वता नहीं है कानून की, मैं विद्वान आदमी हूं, नहीं ये वाला ठीक रहेगा, पता तो चलेगा, बैठ के डिस्कशन तो होगा एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे। यह मतलब है इसका। जी। नहीं, आई थिंक देयर शुड बी अ थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी आल्सो, इंडिपेंडेंट पीपल और फिर इंडिपेंडेंट वही समस्या हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, नो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बॉडी। फिर वही समस्या होगी, इंडिपेंडेंट बॉडी तो 5 जज हैं। नहीं 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 नहीं, ये इंडिपेंडेंट मैं इनकी बात नहीं, जजेस इंडिपेंडेंट नहीं बॉडी नहीं को नहीं, फिर कौन चुनेगा? इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसी नहीं, ऐसी नहीं अविनाश जी, लाइक अ काइंड ऑफ अ कमिटी, लाइक काइंड ऑफ सम अदर, जैसे हम उनकी तो वो नियुक्ति करते हैं कमेटी ही तो बनी है राज्यसभा। एनजेएससी में। एनजेएससी पढ़िए ना, एनजेएससी क्या है, उसमें कमेटी ही तो बनी है। आप इंडिविजुअल बना देंगे तो फिर वही चलेगा, अरे मैं जिसको चाहूंगा उसको रखूंगा। क्योंकि ये जो कमेटी बनी है बाप की बपौती नहीं रहेगी ना। अब सरकार में, आपके सरकार के पास कोई ऐसी कमेटी बनाने का प्रावधान है जो कमेटी या जो सरकारी नियुक्ति है वो 5 साल के लिए 3 साल के लिए कर पाए? यहाँ तो ये है ना कि मोदी जी गलत जज नियुक्त किया, मोदी जी को अगली बार जनता ने लात मार के बाहर कर दिया, अब दूसरे लोग आए वो देश चला रहे हैं, वो कमेटी में वो जज नियुक्त करेंगे, बैलेंस चेक बैलेंस रहेगा ना यहाँ पे। कमेटी तो बनाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, फिर वहां दादागिरी चले लगेगा, हाँ मैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता हूँ, मुझसे बड़ा कौन बे, चल हट। चलिए बिल्कुल ठीक है अविनाश जी, देखते हैं आने वाले टाइम के साथ, बट आई थिंक देयर शुड बी समबडी लाइक एक जुडिशरी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में देयर हाँ, कैन बी और टू एक पीपल, वन फ्रॉम द एक ऑपोजिशन, वन फॉर एक द सपोर्ट, ताकि एक निर्णयों की समीक्षा करने का आयोग। लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी, आई थिंक देयर, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, टाइम के साथ चीजें निकल कर आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोलिजन सिस्टम के साथ इतनी जल्दी वो पारा पा नहीं सकते हैं, इट विल टेक देम टाइम, इट्स टाइम बीन देयर लगेगा। फॉर डेकेड्स, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, और इतनी जल्दी वो किस बोलते हैं ना, किसी का किला नहीं ढाया जा सकता है, ये किला बना लिया था इन्होंने, बड़ी और क्या, बड़ी है ऊंची ही, इसमें के टाइम साथ, लगेगा, इतना आसान टाइम नहीं है लगेगा, इसको कर लेना। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी लंबी है। हैं, तो इसमें एक समय लगेगा, इसमें सारी चीजें लगेंगी। कपिल सिब्बल तो कह ही रहे हैं भगवाकरण मत करिएगा आप उसका, सब जगह इनको भगवाकरण नजर आ रहा है। जब उन्होंने लालकरण इस देश की शिक्षा का हो गया, सोचिएगा इस देश के लोगों का, इस देश की शिक्षा का जब लालकरण हो गया, जब पूरे कोर्ट से लेकर के मीडिया तक, मीडिया से लेकर के एजुकेशन सिस्टम तक जब वामपंथियों को इस देश में भर दिया इंदिरा गांधी ने, कोई चू नहीं तब कोई बोला। नहीं बोला, तब सबके मुंह पे, और वो सिस्टम आज तक चल रहा है, कोई चू नहीं बोलने वाला है। और एक समस्या और क्या है, अच्छी चीज को बात करिए तो कहेंगे कि लोग ये तो मोदी वाले हैं। अच्छा जी, चलिए भैया हम मोदी वाले नहीं हैं, इससे पहले आपके बाप दादा कौन से वाले थे वो भी बता दीजिएगा। कांग्रेस कैसे जीतती थी, ये मत कह दीजिएगा कि हम लोग भाजपा को वोट देते थे तो भाजपा जीतती थी। तीसरी चीज कि सतत विकास की प्रक्रिया में और सतत चीजों को बदलने में समय लगता है। अगर मोदी को हिंदूवादी के नाम पे वोट दिया है तो अगली बार मत देना मोदी को, क्योंकि असली हिंदूवादी अखिलेश यादव है और असली हिंदूवादी कांग्रेस है, उसको वोट देना। मैं किसी का कमेंट पढ़ा था आपके, उसका कब बता रहा है स्टोकवादी है, मैं कहा तुम लोग जाहिल आदमी हो यार, थोड़ा सा ज्ञान रखते हो उसमें बुलबुला हो जाते हो। मत देना मोदी को वोट, बिल्कुल हिंदुओं मत का देना। दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है मोदी। राहुल गांधी दोस्त है, उनको वोट दे देना। अब तुम्हारे बाप दादा देते तो 2014 के बाद वाले जो भाजपा है उनके साथ बड़ी समस्या है कि सब कुछ पलट जाए, खट से AK-47 उठाए दादा दर चला दे, सब खत्म, मुसलमान खत्म, ये खत्म वो खत्म, सब हो जाए खत्म। प्रॉब्लम यही है, सबको मैगी नूडल्स की तरह एकदम अचानक से ही चाहिए, सब कुछ ऐसे नहीं होता है, 70 अंदाजा नहीं साल लगा पाते हैं ना कि 140 करोड़ कितना बड़ा पॉपुलेशन होता है, अंदाजा अगर लगा पाते तो फिर समस्या ही क्या थी। जी। इतना थैंक यू ठंडी अविनाश पड़ जी रही आने है। के लिए। अब हम वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए, और मुझे ना बड़ा मजा आता है जब अविनाश जी पूरे अपने फॉर्म में आ जाते हैं एकदम, आज तो पूरे फॉर्म में देखिए, थे। देखिए गायत्री जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इस देश में। आपको नेचर ऑफ जस्टिस समझना पड़ेगा और जस्टिस समझना पड़ेगा। एक होता है जस्टिस, एक होता है नेचर ऑफ जस्टिस। नेचर ऑफ जस्टिस को लेकर के दुनिया में लोगों ने अपने अपने देश में अब लॉ बनाना शुरू किया। लॉ, नेचर ऑफ जस्टिस में एक और भी चीजें होती है, जैसे नेचर है, जैसे प्रकृति है, प्रकृति है तो अब सबको पता है दिसंबर में ठंडी पड़ेगी, जनवरी में ठंडी पड़ेगी, ठीक है ना। एक समय है, प्रकृति का भी एक समय है, ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, बरसात होगा, सूरज निकलेगा, धूप निकलेगा, कोर्ट का है ही नहीं।
एक मामला 20 साल चलेगा, एक मामला 20 दिन चलेगा, एक मामला 40 साल चलेगा, एक मामला 30 साल चलेगा। तो लेट होगा अगर कोर्ट में न्याय मिलना, तो न्याय मिलने के बराबर है। अब बिल्किस बानो का ही केस देख लीजिए आप, चल रहा है, दुनिया भर का याचिका पड़ गई उस पर। सही गलत में मैं नहीं जा रहा हूं कि छोड़ क्यों दिया, क्यों रख लिया, क्या न्याय है, क्या कानून है। लेकिन अगर वो मामला है महिला से रिलेटेड, तो आप उसको सुन करके हटा दीजिए, खत्म करिए। अब क्या बार बार उस पर बेल दे रहे हैं? अब फैसला वैसला तो सब हो चुका है पहले ही, सजा भी हो चुकी है, तो अब लटका क्यों रहे हैं? मतलब गुजरात की जो जेल मैनुअल है उसको मंगाइए, 1 घंटे में पढ़िए, उस पर निर्णय दे दीजिए कि ठीक है कि गलत है कि सही है, बात खत्म। लेकिन हाइप कैसे क्रिएट होगा मीडिया में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपोगेंडा कैसे फैलेगा? हाइप क्रिएट करो पहले 3 महीना, उसके बाद सुनेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे निर्णय होंगे तो सवाल उठेंगे। जी, जी बिल्कुल जी। जी, थैंक यू सो मच अविनाश जी आने के लिए। और जी, जाने से जिनको पहले मेरा विश्लेषण अच्छा लगता होगा मेरा चैनल जरूर फॉलो कर लेना, और जिनको अच्छा नहीं लगता होगा कृपया मत आना। हाँ, मैं मैं ओके। मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूँ इस पे, मैं क्लियर बात करता हूँ, है ना। व्यूज वूज से मेरा दाल रोटी नहीं चलता है, ये मैं बता दूं, गायत्री जी का भी नहीं चलता है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, एक 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 प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बात को रखते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन हम भी हैं, गलती पास हम भी करेंगे। कोई यहाँ भगवान नहीं है कि डॉक्टर अविनाश और गायत्री जी बैठ करके भगवान है कि ये जो कह दिए वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वमान्य है। नहीं, आप अपना भी दिमाग लगाइए, जो हम बोलते हैं जाइए गूगल करिए, सर्च करिए, रिसर्च करिए, पढ़िए, समझिए उसको। हम अवेयरनेस फैलाने के लिए चैनल चलाते हैं। आप मदद करेंगे, जो अच्छे लोग हैं मदद भी करते हैं चैनलों की, उनसे अपील रहेगी कि दोनों चैनलों को आप मदद करिए, सारी चीजें करिए। लेकिन बहुत उम्मीद मत रखिए कि हम बैठ के यहाँ सरकार चेंज कर रहे हैं, जी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़े, नमस्कार। थैंक यू सो मच अविनाश जी आने के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।